शुरू करें। तो ये जो क्लास है, अभी आज भी कई बच्चे आए जहां पर कि न्यूज़पेपर उनके लिए बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। पहला तो ये, दूसरा कुछ लोग न्यूज़पेपर पढ़ नहीं रहे, तीसरा जैसे अभिषेक की कॉपी देखी, भूदेव की कॉपी देखी, तो डिमांड सप्लाई बहुत बड़ा गैप है। कुछ लोग सीधे मैगजीन पर आ गए हैं, उनको न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है। कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो जब आज अभिषेक से बात हो रही थी तो उसने कहा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या नहीं इंपॉर्टेंट है, तो मन में ये डाउट था कि हम जो बना रहे हैं नोट्स वो हमारे काम का है कि नहीं है। या लास्ट टाइम मैंने जब देखा था तो मुझे ये डाउट आया कि जैसे कुछ लोग लिख रहे हैं बट उसको उसका मतलब ही नहीं पता। अगर वो नेपाल लिख रहे हैं तो नेपाल क्यों नाम रखा गया, भाई तुम्हारा नाम निशा क्यों रखा गया, शाम को या रात में पैदा हुई होगी या कुछ और कारण ऐसा रहा होगा। तो हर चीज का कारण, वायरस क्या है, बैक्टीरिया क्या है, या हम कोई चीज जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, ठीक है, डिफेंस स्ट्रेटेजिक डायलॉग किसे कहते हैं। तो हमारा एक पर्पज होता है, न्यूज़पेपर के साथ एक बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। अब मैं जो स्किल सिखाने जा रहा हूं तुम्हें, अगर तुमने इसको उसकी तरीके सीखा तो इट विल बी मोस्ट बेनिफिशियल। अगर इसको उस तरीके से नहीं सीखा तो ये डिजास्टर हो जाएगा। तो बताओ मुझे करना क्या है। ये सांप पकड़ने जैसा है, अब सिखाऊं? क्योंकि ये कोई रटाने वाली चीज नहीं, सिखाने वाली चीज है। मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे तभी सीख पाओगे, ठीक है। अगर न्यूज़पेपर है तो और अच्छी बात है, अगर ये न्यूज़पेपर है तो और अच्छी बात है। सभी के पास है? तो पहली स्किल जो सबसे जरूरी है वो है न्यूज़पेपर होना चाहिए। न्यूज़पेपर एक हैबिट है, न्यूज़पेपर कोई चीज नहीं है, पहली बात याद रखिएगा। न्यूज़पेपर को एक बार में नहीं पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर को बार बार छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर पढ़ने के कई लेवल होते हैं, ये मैच्योरिटी के साथ आता है। तो न्यूज़पेपर में जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारी स्किल होती है, जैसे आज एक स्टूडेंट ने पूछा कि हम प्रीलिम्स की तैयारी हमें करनी है, हम कैसे करें। तो न्यूज़पेपर के बेसिस पे पूरी प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हो अगर आप टाइम दो और इसको अपनी स्किल लगाओ। अब कैसे? न्यूज़पेपर का जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, यहां भटकाव से थोड़ा सा बचना है। सो जो न्यूज़पेपर होता है, अगर हम इसको, अभी तक हम कैसे पढ़ते चले आ रहे हैं, ज्यादातर कोचिंग ट्रेडिशन जो होता है या स्कूल जो कॉलेज का ट्रेडिशन होता है, हमें पहले सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, यस या नो। जैसे आज आप लड़ाई कर रहे हैं, सिलेबस कब पूरा होगा, ये सब्जेक्ट कब होगा, तो आप सब्जेक्ट पे जाते हैं। आपका फोकस होता है कि हिस्ट्री ये मेरा डायमेंशन है, ज्योग्राफी मेरा डायमेंशन है, पॉलिटी मेरा डायमेंशन है, तो सब्जेक्ट। फिर लास्ट में क्या होता है, करंट अफेयर्स। इसका नाम भी हमने चेंज कर दिया, हमने नाम क्या रख दिया, करंट अफेयर्स, ठीक है, ये हमने नाम रख दिया। तो ये हमारा एक कन्वेंशनल वे होता है जिसमें सक्सेस के चांसेस थोड़े से कम है, क्योंकि यूपीएससी के पास खेलने के लिए बहुत, वो आपको पहले मैं बोल रहा हूं कि ये एग्जाम में आपका सिलेक्शन नहीं रिजेक्शन होता है, ठीक है, सिलेक्शन का एग्जाम ही नहीं है, आपको लड़कर ये जगह पानी है। तो दूसरा तरीका ये होता है, इफ यू लर्न आर्ट ऑफ न्यूज़पेपर से हम सब्जेक्ट को लेकर आए, वेयर इज द सब्जेक्ट इन द न्यूज़पेपर, दैट इट। अगर ये 2 घंटे का टाइम लेगा तुम्हारा, बट ये तुम्हें इतना कुछ देगा कि तुम्हें प्रीलिम्स के लिए सोचना ही नहीं है, मेंस के लिए सोचना ही नहीं है, न्यूज़पेपर से सब्जेक्ट को पढ़ना। अब आज मैं वही बात करने जा, लेकिन यू नीड अ कंप्लीट चेंज ऑफ माइंडसेट। अगर तुम्हारा माइंडसेट चेंज नहीं हुआ और तुम उसी कन्वेंशनल माइंडसेट का इसको पढ़ोगे, डूब जाओगे। इसमें पहले बता रहा हूं, तो चाहो तो ये आर्ट्स छोड़ सकते हो, लेकिन अगर लग रहा है दिस इज द शॉर्टेस्ट वे टू क्रैक प्रीलिम्स, बहुत शॉर्टेस्ट वे है, और मैं आपको आज के न्यूज़पेपर में ये चीजें करके दिखा दूंगा कि वो क्वेश्चन कैसे बनते हैं। बट यहां पर न्यूज़पेपर जो तुम्हारी भाषा में कहते हैं इसको करंट से सब्जेक्ट पढ़ना, यानी न्यूज़पेपर से सब्जेक्ट पढ़ना। सो ये जो कड़ियां जोड़ना है, इसको रिवर्स जो हमारा है, अगर हम इसको सीख जाते हैं तो ये बहुत आसान है। चलें शुरू करें। बहुत तरीके से इसको करना है, स्ट्रेटेजिकली करना है, थोड़ा सा अपने आप को फील फ्री। अगर हम यहां पे थोड़ी सी बात करें, चलिए शुरू कर देते हैं। पहले हिंदी ले लेते हैं, फिर इंग्लिश का न्यूज़पेपर ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज का न्यूज़पेपर है दैनिक जागरण, ठीक है। अब चलिए हम एक एक काम करते हैं। न्यूज़पेपर मैं देखना चाहूंगा आपका न्यूज़पेपर। सर ये इनका न्यूज़पेपर है, इन्होंने केवल एक टिक लगाई है, ठीक है। आपका न्यूज़पेपर, किसी का लाओ, आपका सर। अब देखिए इनका वाला यही वाला है ना, अब देखना, और ये शाम हो चुकी है, अब देखना थोड़ी देर बाद मेरा वाला कैसा होगा। चलिए चलें आगे। सबसे पहले न्यूज़पेपर देखते ही मैक्रो और माइक्रो टॉपिक डिसाइड करना पड़ता है। ये टॉपिक है हेल्थ का। हेल्थ किस ऑप्शनल में है, किस जीएस पेपर में है? हेल्थ, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य किस में है? जीएस पेपर 3 या 2?
हाँ, सिलेबस खोलो, जल्दी सिलेबस खोलो। हाँ, जीएस पेपर 1 और 2, जीएस 3, स्वास्थ्य, हेल्थ, ये ऐसे आ चुका है आउट ऑफ द पॉकेट। क्लास में मैं इसको, ये आ चुका है क्वेश्चन, इस पे मैं आपको बताता हूं न्यूज़पेपर में से क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। देखो, एग्जामिनर का माइंडसेट पढ़ो। एग्जामिनर तुम्हारा टेस्ट लेना चाहता है, उसके पास दो ही सोर्स है, आइदर एनसीईआरटीज, आइदर न्यूज़पेपर। बस उसके पास दो सोर्स है, उससे कहा गया इस पे पेपर सेट करना है, तो उसको ज्यादा जादुई मत समझो, बस तुम उसका माइंडसेट पकड़ो, फ्रीक्वेंसी मैच करा दो। तो फ्रीक्वेंसी जब मैच कराओगे, तुम्हें अगर न्यूज़पेपर दिया जाए तो उसमें क्वेश्चन कैसे बनाओगे। चलो, हाँ जी, पता चला जीएस पेपर 1 या 2 या 3? भाई कशिश के लिए ताली बन जाए। और जिन्होंने 3 बोला था उनकी तो मैं पीठ की जो है लाली बढ़ा दूंगा। बट इसमें है बात खर्च की, यानी फाइनेंस, इकोनॉमिक्स। पेपर 2 या पेपर 3? पेपर 2 या पेपर 3? गुड। तो जब आप पहले ये डिसाइड करते हो कि ये किस पेपर का पार्ट है, तभी हमें इसको पढ़ना शुरू करना है। नहीं तो अगर आप पेपर डिसाइड नहीं कर सकते तो न्यूज़पेपर मत पढ़ना, पहली बात। तो पेपर देखते आप काम की। इलाज पर आम आदमी, तो ये तो लैंग्वेज होती है। सवाल है, अपना खर्च 40% घटा। ठीक है, यहां पर हमने लिखा इसका जो है खर्च वो 40% घटा, 40% घटा। अब आप इसको कैसे नोट डाउन करते हो? लिख लेते हो ना? क्यों विकी, छाप लेती हो ना तुम? तो बताओ, सब लोग छाप लेते हो ना? 40% घटा, 40% डिक्रीज। और दो चार लोग तो इसको भी बना लेते हैं। पर सवाल है, ये खर्च क्या है? ये हो क्यों रहा था? किसी भी इंसान को उसका राष्ट्र जो उसकी बुनियादी सुविधा देता है, और बुनियादी सुविधाओं में शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 2 सबसे जरूरी चीजें होती हैं। इसको हम लोग बोलते हैं आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंस, मेरी जेब से निकल गया। ये रिपोर्ट कई साल पहले आई थी कि भारत में गरीबी का सबसे बड़ा कारण जो है वो स्वास्थ्य पर आम आदमी के द्वारा किया जाने वाला खर्च है। घर में एक आदमी बीमार हो जाए, पूरा घर कर्जे में डूब जाता है। ठीक है, दिस इज नोन एज आउट ऑफ द पॉकेट। मेंस का क्वेश्चन है, याद आ रहा है? चलिए, तो इसको ये देखो लिखा हुआ आउट ऑफ द, मैंने इसको पढ़े बिना यहां बोल सकते, आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर लिखा है ना? तो यही है। तो आउट ऑफ द पॉकेट का एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? तो आपने यहां से निकाला, ये आंकड़ा तुम्हारे लिए किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। तुम्हारे लिए है कि ये खर्च क्या है, 40% घटा, यानी अभी भी इसका मतलब है कि वो अपने स्वास्थ्य पर अपनी जेब से पैसा खर्च कर रहा है। सो उस खर्च को क्या बोलते हैं? आउट ऑफ द पॉकेट, यानी मेरी जेब से, मेरी औकात के बाहर। भारत में बोलते हैं ना, औकात के बाहर का है। सो आपको इससे क्या पढ़ना है कि आउट ऑफ द पॉकेट क्या है? लिखो। आंसर जानने की प्रक्रिया तो चलती रहेगी, क्वेश्चन जानना सबसे जरूरी। आउट ऑफ द पॉकेट खर्च क्या है? कई लोग आंकड़े लिखेंगे, इतना परसेंट, उतना परसेंट, इट डजंट मैटर फॉर यू। ठीक है, आउट ऑफ द पॉकेट खर्च क्या है? हाउ इट इज रिलेटेड टू द सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा से क्या तात्पर्य है? नेक्स्ट वन, ये खर्च घटा कैसे? कोई आबरा का डाबरा हुआ? नाउ दिस इज द कोर कॉन्सेप्ट। अब मैं तुम्हें, अगर किसी के पास लास्ट ईयर के 2-3 साल के मेंस के क्वेश्चन है, किसी के पास, खोलो अभी तुम्हें क्वेश्चन दिखाता हूं। हर साल क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो? तो सवाल है कि खर्च घटा होगा तो कैसे? तो घटा होगा, मैंने हमेशा कहा कारण और प्रभाव। अगर कोई चीज प्रभाव, ये क्या है? ये इफेक्ट है। इफेक्ट क्या कह रहा है? 40% खर्च घट गया। तो कैसे घटा? किसने किसने ये होमवर्क किया आज अपने न्यूज़पेपर में? कैसे घटा? जादू तो कोई हुआ होगा। तो कैसे घटा वो यहां लिखा है। और क्या लिख रहा है कि मुफ्त 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जा रहा है। और किस योजना के अंतर्गत? आयुष्मान। आया हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। तो सरकार क्या कर रही है? 5 लाख रुपए तक की सुविधा वो दे, कैशलेस, यानी बिना कैश के, केवल आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत। अब बात आ गई, किसका नाम आ गया? आयुष्मान खुराना का। ठीक है, आयुष्मान का नाम आ गया। तो जब कोई योजना है तो कहीं से अपने आप तो पैदा नहीं हुई होगी। ये लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? बस खाली मेरे क्वेश्चन लिख डालो, पेपर तुम्हारा है। बस मेरे क्वेश्चन लिखते जाओ, मैं जो क्वेश्चन बोलता जा रहा हूं जल्दी जल्दी लिखते जाओ। तो आयुष्मान
किसकी परियोजना है, कौन सी मिनिस्ट्री? सबसे पहले एम, मिनिस्ट्री। ठीक, अगर परियोजना है तो लागू कैसे होगी? व्हाट इज द मैकेनिज्म? मैकेनिज्म अभी कौन लेकर आया था 2024 का क्वेश्चन मुझे दिखाने के लिए, सामाजिक सुरक्षा वाला, जिसको मैं डीबीटी समझा रहा था। देखो आया ना, हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है। तो कैसे लागू होगी सरकार? तुमसे कैसे जाकर इससे पैसा, लाभार्थी कैसे इसका तय होगा? सबसे किसी भी परियोजना की सबसे खास बात होती है योजना की उसका लाभार्थी तय करना, बेनिफिशियरी। हाउ यू डिफाइन बेनिफिशियरी? तो बेनिफिशियरी कौन होगा? क्यों इस बार ये क्वेश्चन फिर आने के चांसेस? का रीजन ये है कि 70 साल की उम्र को भी इसमें जोड़ दिया गया है। पहले ये जो है वो वृद्ध लोगों के लिए नहीं था। सो इट इज द बेनिफिशियरी, और बेनिफिशियरी वर्ड जब आता है तो आता है एलिजिबिलिटी। क्या आता है? एलिजिबिलिटी, अहर्ता जिसे बोलते हैं। हु कैन बी एलिजिबल? तुम्हें पकड़ के दे देंगे क्या? किसी को देंगे ना, तो क्या उसकी खास बात है? उसके पास कितना पैसा होना चाहिए, उसकी क्या आइडेंटिफाई है, किस एज ग्रुप का होना चाहिए, वो बीपीएल कार्ड धारक होना चाहिए ना, तभी तो आप उसको आइडेंटिफाई करोगे, यस यू आर बेनिफिशियरी ऑफ आयुष्मान कार्ड। फिर वो जब लेकर जाए तो कहां, सरकारी अस्पताल में इलाज होगा या प्राइवेट में भी होगा? केवल गवर्नमेंट या सरकारी और जो प्राइवेट दोनों? कितने लोग गारंटी के साथ कह सकते हैं, उन्हें जवाब पता है? और बाकी लोगों को क्या पता है? किसी भी गवर्नमेंट में परेशानी तो यही है, गवर्नमेंट तो ऑलरेडी मुफ्त इलाज दे रही है तुम्हें, थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल कर लिए होते। प्रॉब्लम तो ये गवर्नमेंट, आप सफदरजंग में चले जाओ, एम्स में चले जाओ, 20 रुपए 5 रुपए लगते हैं, और अगर एडमिट हो गए खाना अलग बढ़िया सा 3 टाइम का देते हैं। कई लोग तो यही मनाते हैं जिनको खाने कमी के अंदर भर्ती कर ले, और बहुत बढ़िया खाना देते हैं भाई। हमने तो 4 साल वहां गुजारे, हमसे ज्यादा कौन जानता है। बढ़िया, जो आदमी बिस्तर पे होता है उसको बढ़िया बॉर्नवीटा वाला दूध, अंडे, केले सब देते हैं उसको। भाई साहब आप बीमार तो पड़िए, सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन दिक्कत है कितने लोग उसका बेनिफिट पाएंगे? वहां जाओ 2-2 साल की लाइन लगी हुई है, नंबर ही नहीं आपका आएगा। तो प्रॉब्लम तो वही थी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपके इंटेक्स को ले ही नहीं सकते, और प्राइवेट हॉस्पिटल में आप एक किडनी के इलाज के लिए गए, दूसरी देके चले जाएंगे। प्रॉब्लम तो ये है। तो इसका मतलब लॉजिक तो इस्तेमाल करो। अगर लॉजिक इस्तेमाल करें तो सारे के सारे जवाब दे देते, लेकिन वही कहते हैं ना, लॉजिक बड़ा मुश्किल है। तो इसमें क्या होगा? कौन सा हॉस्पिटल? इलाज कराइए, गवर्नमेंट आपका बिल चुका देगी। हाँ जी, वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है, पैनल पे है, गवर्नमेंट के पैनल पर होना चाहिए। तो गवर्नमेंट अपनी क्राइटेरिया बनाएगी ना, नहीं तो खुद मैं भी अभी गवर्नमेंट से फंड लाने के नाम पे इसी को अस्पताल घोषित कर दूं, इसी का अस्पताल घोषित कर दूं, बाहर एक बेड लगा दूं। मरीज तो यहां भी बहुत है कि नहीं है? और मैं क्या दिखाऊं कि तुम लोग जैसे कोई इंस्पेक्शन आए तुम लोग को लेटा दूं, मुन्ना भाई एमबीबीएस की तरह तुम भी ऐसे जैसे इंस्पेक्शन करो, तुम भी अपना हार्ट ऊपर नीचे करते रहो, करो, कौन मना कर रहा है? और जैसे इंस्पेक्शन वाले चले जाए, हाँ हमारे पास कितने मरीज? 110 मरीज, निकालो 5-5 लाख रुपए इंटू 100, पढ़ाने की झंझट ही खत्म। सो क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को मुझे अपने हॉस्पिटल को पैनलाइज करना पड़ेगा ना, कि मैं आपके पैनल तो आके इंस्पेक्शन करेंगे, सारी चीजें देखेंगे। अब ये थोड़े ना मोची से जो तुम्हारा जो है टांका सिलवाएंगे, कि सिलता तो ये भी अच्छा ही है। तो वो कम से कम स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, एनेस्थीसिया है तुम्हारे पास, ऑपरेशन थिएटर है, तो ये सारी चीजें वो पैनलाइज करते हैं। तो सबको इस पे नहीं हो सकता, ठीक है? यहां तक क्लियर? ये इसका पूरा सेटअप है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि 40% घटा, क्या ये सफिशियंट है? होना ये चाहिए कि स्कैंडिनेवियन कंट्री की तरह हमारा 100% हमारा जो स्वास्थ्य और शिक्षा पे खर्च है वो नहीं होना चाहिए हमारी जेब से। 60% अभी, इसका मतलब क्या है? 40% घटा मतलब 60% अभी लोड है भाई, लोड है। तो अब यहां पर जो तुम्हें अगली चीज जाननी है कि हमारा एक्चुअली जो हेल्थ का बजट क्या है। दिस इज द थिंग। नाउ यू डिफाइन बजट। और बजट में आपको आंकड़े नहीं याद रखना है, आपको सिर्फ परसेंटेज याद रखनी है कि इंडिया अपनी जीडीपी के, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के कितने % हिस्से में वो अपने स्वास्थ्य पर खर्च करता या करती है। ठीक है? तो ये दिया हुआ है 2014-15 में 3.94, बहुत कम है यार इतनी बड़ी आबादी के लिए, 3.94।
2021-22 में हमने बढ़ाकर 6.12% किया है। तो अगला क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन की नहीं, भारत सरकार स्वास्थ्य पर कितना खर्च करती है? देखो आंकड़े दिए हुए हैं, 2 लाइन तुम्हारे काम की, ये आंसर राइटिंग में काम का है कि भारत अब कितना खर्च कर रहा है, 6.12%। बट द क्वेश्चन इज दिस, ब्रिक्स कंट्री के कंपैरिजन में आया हुआ क्वेश्चन है, ब्रिक्स में भारत स्वास्थ्य पे कितना खर्च करता है? चाइना कितना करता है? ब्राजील, रशिया, साउथ अफ्रीका कितना खर्च करते हैं? बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, है ना? अब तो आप एससीओ का भी पार्ट हो, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में आप इसका पार्ट हो। तो कितने देश भारत से ज्यादा स्वास्थ्य पे खर्च करते हैं? तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने क्वेश्चन बने? क्या देखा? जो खर्च घटा, स्वास्थ्य पर खर्च को क्या बोलते हैं? आउट ऑफ द पॉकेट। ठीक है, आउट ऑफ द पॉकेट, लोगों की औकात से बाहर। आउट ऑफ द पॉकेट का सबसे बड़ी क्या है उसकी बदसलूकी? वो लोगों को गरीबी रेखा के नीचे ढकेलता है। क्या करता है? पॉवर्टी लाइन के नीचे लेकर जाता है। ठीक है, आपने भी देखा होगा, कोई घर में सीरियसली बीमार हो गया, सारी सेविंग्स खत्म हो जाती है, जमीन वमीन बिक जाती है। दूसरा क्या होता है? जब हमारे पास हमारी सेविंग खत्म होगी, हमारा पैसा खत्म हो जाता है, तो सोशल सिक्योरिटी नेट यानी सामाजिक सुरक्षा जाल घट जाता है और परिवार गरीबी, बच्चे की पढ़ाई रुक जाती है, बेटी की शादी रुक जाती है, तमाम तरह की झंझटें शुरू हो जाती हैं, सोशल सिक्योरिटी नेट कम हो जाता है। इसके बाद सरकार ने इसको कैसे घटाया, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो आपको एक स्कीम मिल गई, स्कीम जैसे मिली, मिनिस्ट्री कौन है, उसकी बेनिफिशियरी कैसे डिफाइन होते हैं, क्राइटेरिया उसका क्या है, ठीक है, कैसे इसको इंप्लीमेंट किया जाता है, आपने कर लिया, आपका प्रीलिम्स का काम हो गया, खत्म। इसके बाद अगला क्या है? अगला अगर आपको बात करनी है तो भारत स्वास्थ्य पर कितना खर्च कर रहा है जीडीपी में, ये आपके काम का है। फिर उसके बाद भारत कोई अकेला तो है नहीं, तमाम संगठनों का हिस्सा है, जिसमें हम सबसे ज्यादा चर्चा कर रहे हैं ब्रिक्स की, G20 की। तो भैया जरा उठाओ और आंकड़े देख लो कि ब्रिक्स में, एससीओ में, G20 में भारत अन्य देशों के मुकाबले अपने स्वास्थ्य पर कितना खर्च करता है, ये कम है या ज्यादा है? क्योंकि जब आपको इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन यानी क्रिटिकली इवैल्यूएट करना होगा, यही आंकड़ा सबसे ज्यादा काम आएगा कि जहां चाइना 12% खर्च कर रहा है, भारत केवल 6.2% अपने लोगों के स्वास्थ्य पर खर्च कर रहा है। तो पूछा जाएगा, उचित एक क्वेश्चन आएगा कि उचित मानव संसाधन के निर्माण में भारत का स्वास्थ्य पर कम खर्च किस तरह भारत के मानव संसाधन को विकसित होने से रोक रहा है? हाउ इंडियाज लेसर एक्सपेंडिचर ऑन द हेल्थ सिक्योरिटी will reduce the potential of the human resource convert into the human resource। तो ये वहां क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको यही जवाब आपको लिख देना और कुछ नहीं करना है कि जहां अन्य देशों में स्वास्थ्य पर इतना % खर्च हो रहा है, वहीं भारत में स्वास्थ्य में इतना कम खर्च हो रहा है, जिससे स्वास्थ्य जनित बीमारियां लोगों के जीवन को प्रभावित करें और मानव संसाधन को परिवर्तित करने में हमारा देश पीछे है। डन? चलिए, पहला क्वेश्चन खत्म। पीएमएलए को ईडी का हथियार नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे, धमकी चल रही है, चलो कोई बात नहीं है। हमारा काम है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या है? पहला तो उठा, पीएमएलए क्या है? चलो 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 चलो, मैटर क्या है, कौन गिरफ्तार होगा, कौन नहीं होगा, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, ये पॉलिटिकल एजेंडाज हैं, यू डोंट नीड टू गो विद। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या है? फिर एनडीपीएस क्या है? बहुत चर्चा में जब शाहरुख खान के लड़के को गिरफ्तार किया गया था, आर्यन खान, ठीक है, तो बहुत चर्चा में आया था। और यूएपीए क्या है? 3 चीजें बहुत चर्चा में रहता है। यूएपीए नेताओं को इसी के अंतर्गत अंदर डाला जाता है, ठीक है, आपने देखा होगा जब इस पर बात चल रही थी, जब क्या नाम है, सर्जिल इमाम वाला जो केस रहा, जेएनयू वाला जो केस रहा, तो वहां पे यूएपीए लगाया जाता है। 3 एक्ट याद रखना, तीनों बहुत चर्चा में है, क्योंकि यूएपीए का संबंध सेडिशन से भी है, ठीक है, सेडिशन चार्जेस से भी है, जो देशद्रोह कानून हमारा होता है। तो ये तीनों उसके साथ जुड़े हुए, ठीक है। अब आपने इसमें किया, अगला क्या है? ईडी क्या है? व्हाट इज ईडी? सर आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में, शाहरुख खान से भी ज्यादा चर्चा में। हाँ वो तो ठीक है, अपना बहुत अच्छा किया आपने उसका नाम बता दिया, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है, इज इट स्टैच्यूटरी बॉडी, इज इट जुडिशियल बॉडी, इज इट ट्राइब्यूनल, इज इट मतलब इसके पास और किस तरह की जो संवैधानिक बॉडी है, ये सांविधिक बॉडी है, या
कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है इसका? दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। कोई भी बॉडी अगर है, विकी को तो याद है, हाँ मुंह पकौड़े जैसा हो गया, हम समझ गए थे, तुम्हें याद है, हैं? स्टैच्यूरी है, इसको गिरफ्तार करने का है पावर की नहीं? वैधानिक की परिभाषा बताओ तो, वैधानिक की परिभाषा बताओ, स्टैच्यूरी बॉडी की परिभाषा, और एग्जांपल और दो एक स्टैच्यूरी बॉडी का। ईडी ने गिरफ्तार किया ना, है ना? अभी कल उस दिन पढ़ाया था तो उसमें मैंने जो पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए उसका भी स्टैच्यूरी बॉडी था, लेकिन वो गिरफ्तार तो नहीं कर सकती थी किसी को, खाली वो क्या कर सकती थी, आदेश दे सकती थी, किसी फैक्ट्री की बिजली कटवा सकती थी, सर गिरफ्तारी नहीं। गिरफ्तारी करने वाला जुडिशियल पावर होती है, इसके पास है। संवैधानिक बॉडी किसे कहते हैं? सर जो संविधान में वो संवैधानिक होता है। हाँ, हाथ दो पहले, वो जब तुम्हें समझ गए रही थी, हम तुम जो है गुड़ गोबर कर रही हो, कुछ नहीं, आउटपुट नहीं आ रहा, इनपुट खराब है, आउटपुट चाहिए इन्हें। हाँ जी, ईडी, ईडी का स्टेटस क्या है? ये गिरफ्तार करने का आदेश कैसे आया? किसी बॉडी को अगर गिरफ्तार करने का अगर पावर है तो उसको क्या पावर बोलते हैं? चलो लिखो लिखो लिखो, सब जान ही लोगे क्या? ईडी हो जाएगा। कौन सा केस था, कौन सा नहीं था, ये बाद में हम देखेंगे, ठीक है? अगला है मनी लॉन्ड्रिंग किसे कहते हैं? व्हाट इज माय मनी लॉन्ड्रिंग? मनी लॉन्ड्रिंग किसे कहते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, हाँ धुल जाना, ब्लैक टू व्हाइट। हवाला क्या है? और मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला में कौन सा समानांतर अर्थ, पैरेलल इकोनॉमी है? पैरेलल इकोनॉमी और ब्लैक मनी में क्या अंतर होता है? लिखो, मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, हवाला क्या है? लिखो लिखो लिखो, व्हाट डू यू मीन हवाला, व्हाट डू यू मीन मनी लॉन्ड्रिंग, व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलल इकोनॉमी, समानांतर अर्थव्यवस्था क्या है? व्हाट डू यू मीन ब्लैक मनी, काला धन क्या है? क्या मनी लॉन्ड्रिंग एक काला धन है? क्या मनी लॉन्ड्रिंग से कमाया गया धन ब्लैक मनी है, या ब्लैक मनी की अलग कोई परिभाषा है? हम बहुत कैजुअली यूज कर लेते हैं, बट दे हैव ऑल डिफरेंट सेंटिमेंट्स, दे आर ऑल डिफरेंट पैरामीटर्स, क्योंकि इस केस में यही बात निकल कर आई। इन्होंने एक लाइन बोली सुप्रीम कोर्ट ने, ध्यान से इसको पढ़ना, कि जब तक यहां पर क्या लिखा है कि अगर किसी आपके कानूनों हनन हुआ, इसके आधार पर जमानत दे नहीं सकते, आप डिले नहीं कर सकते, आइदर यू स्टार्ट केस इमीडिएटली, बिना बात के, या उस पर जो है शक के आधार पर या केस के आधार पर उसको जो है जेल में नहीं रख सकते, उसका अधिकार है कि वो अपना केस लड़ सकता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है। सो ये बता नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअली क्या है ये, तो चलिए हो जाएगा। मारपीट अपनी चलती, बंगाल में बाहरी के नाम पर युवकों से मारपीट। चलो अब जरा आपसे बात करते हैं, संविधान के किस हिस्से में भारत के कहीं किसी भी क्षेत्र में आने जाने की छूट है? आप बेयर एक्ट मैम ने पढ़ा दिया, पॉलिटी पढ़ा दिया। हाँ जी भाई, देखो भारत के किसी भी हिस्से में आप रह सकते हो, ये क्या है? ये अपराध है ना, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर कट्टरता करते अपराध है, बट ये तो जनरल आदमी कहेगा ना। यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि संविधान के किस आर्टिकल में आपको देश के किसी भी हिस्से में रहने, बसने और काम करने का अधिकार आपको प्राप्त है? रुक जाओ, सोच समझ के जवाब देना, नहीं तो कुटाओगे। आजकल ये हमारा बच्चा बड़ा खुश रहता है, पढ़ के आ रहा है। हाँ जी, सुनो, पढ़ने के तरीके में मैप, बेयर एक्ट, ठीक है, इंटरनेट, सब कुछ खोल के बैठोगे भैया उसमें आराम से। हाँ देखो खुल गया। द क्वेश्चन इज दिस, यहां पर क्वेश्चन क्या निकल कर आएगा, आपको पढ़ना क्या है, ऐसे पढ़ना सीख लो। यूपीएससी इसको नहीं पूछेगा, यूपीएससी पूछेगा, इसको बेस बना लेगा, जो एग्जामिनर होगा इसको बेस बना के बैठ जाएगा, बस इतना पूछेगा स्टूडेंट को। ये सारा बवाल जो हो रहा है, कहीं महाराष्ट्र में, तुम महाराष्ट्र लिखोगे, कई लोगों ने इसके नोट्स भी बना डाले होंगे, पटना निवासी नाम पूछने, कौन है, कौन पिटे,
दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, इंपॉर्टेंट इज दिस। तो क्वेश्चन ये गलत है, आपने पढ़ लिया, हाँ गलत है। आप बंगाल में कहीं भी जा सकते हो, आप नेताओं के स्टेटमेंट भी पढ़ लो कि सही बोले, चिराग भैया सही बोल रहे थे, तो बड़ा सेंटिमेंटल नहीं होना। क्वेश्चन है आपका कि संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत भारत के किसी भी क्षेत्र में रहने, बसने, रोजगार करने की अनुमति प्राप्त है? बिकॉज दैट्स पार्ट ऑफ योर पॉलिटी लेक्चर। एम आई राइट और रॉन्ग? सो वो बस कह रहा है कि इस पर तो बकैती चलती रहेगी, इस पर तो नेता बकैती करे। तुम नेता थोड़े ना हो, तुम स्टूडेंट हो, और इस खबर को समझने के लिए तुम्हें होना चाहिए ये घटना गलत है। सब लोग मानते हो? सब लोग मानते हो? बस यूपीएससी कहता है कि एक यूपीएससी कैंडिडेट इसको कैसे गलत है वो बता देगा। बस एक जनरल सड़क पे रहने वाला या कोई भी जो है बात करने वाला कहे हाँ बाबू बहुत गलत हुआ है, मार मार भूसा कर देंगे, बंगाल से आएंगे। लेकिन जो यूपीएससी कैंडिडेट है वो कहेगा ये गलत क्यों है, तो वो कहेगा आर्टिकल फलाना के इस उपबंध के अंदर ये बात लिखी। खोलो जरा डायरेक्ट, कहां लिखा हुआ है? शाबाश, इस बच्चे के लिए तालियां बनती, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, चलो वेरी नाइस। बस इतना ही आपको जानना है। ममता बनर्जी क्या कह रही है, बिहार के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, ये सब तुम्हारे लिए पूरा कूड़ा है अगर तुम वाकई में एग्जाम निकालना चाहते हो। चलो, ग्राहकों को गुमराह नहीं कर सकेंगी दूर संचार कंपनी। गुमराह मतलब फोन इसको लगा लग कहीं और जाता है। चलो भाई आगे बात करें, ठीक है। अब इसमें तुम्हें करना क्या है ये समझो, पूरा पढ़ना शुरू किया, ग्राहकों से जुड़ी जानकारियां देना पड़ेगा। अब जैसे नाम आया ट्राई, इसको ना करे ट्राई, ठीक है। ट्राई भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण, ठीक है। दो चीजें, पहला ये प्राधिकरण है, ठीक है। क्या है? प्राधिकरण। तो प्राधिकरण और न्यायाधिकरण में क्या अंतर होता है? व्हाट इज ट्राइब्यूनल? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई क्या है, इसकी शक्तियां क्या है? चलो जल्दी बताओ। इसका स्टेटस क्या है, इसकी पावर्स क्या है, इसका फंक्शन क्या है? भाई दूर संचार कंपनियों को आदेश दे रहा है ना, तो आदेश देने का तुम किसी को, तुम भी उठ के आदेश दे दो, हे वोडाफोन, हे एयरटेल, बिना पैसे का हमारा रिचार्ज होता रहे, तो कोई सुनेगा तुम्हारी? नहीं सुनेगा ना। बट अगर ट्राई कुछ कहता है तो उसको सुनना पड़ेगा। तो तुम्हारी बात नहीं सुन रहा, ट्राई की बात सुन रहा है, इसका मतलब उसके पास कुछ ना कुछ पावर्स है। वो पावर्स कहां से आती हैं, वो क्या है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो ट्राई की पावर, सेबी का नाम आता है, सेबी का ये हो गया, सेबी का क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए, बिकॉज ये क्वेश्चन इसलिए आया हुआ है जब स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था देश में, तो ट्राई का ऊपर क्वेश्चन बनाया गया था। क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं था घोटाला कितने हजार करोड़ का है, याद है ना, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला जब देश में हुआ था, तो उस समय आया था कि ट्राई क्या कर रहा है, ये बैंडविड्थ कौन डिसाइड करता है कि 2G जाएगा, 3G जाएगा, 4G जाएगा, 5G जाएगा। ये बैंडविड्थ क्या होती है और बैंडविड्थ कौन बेचता है, बैंडविड्थ कैसे डिसाइड होती है कि ये 5G है, 6G है। सो कौन करता है ये ऑक्शन? दूरसंचार विभाग के अंतर्गत इसका रेगुलेशन करने का काम कौन करेगा? ट्राई करता है। चलिए, अब पूरे खबर में अब फंक्शन आ गया। क्वेश्चन है कॉल ड्रॉप एंड वॉइस ड्रॉप क्या है? व्हाट डू यू मीन कॉल ड्रॉप एंड वॉइस ड्रॉप? भाई हम तो फोन ही करते ना, हाँ 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 चाचा, हाँ, तब तक कट गया, होता है ना, जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि बिना फोन की आवाज चली जाए चाचा तक। तो सवाल है व्हाट इज कॉल ड्रॉप एंड व्हाट इज वॉइस ड्रॉप? क्या दोनों सेम चीज है ना अलग अलग है? लिखो, कॉल ड्रॉप और वॉइस ड्रॉप क्या है? भाई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या निकाल रहे हैं? ब्रॉडबैंड किसे कहते हैं? कितने तरह का होता है? प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। ब्रॉडबैंड क्या होता है, कितने टाइप का होता है? आजकल आप लोग यूज करते हैं, यूपीएससी कहता है जिस चीज को यूज करो उसके बारे में जानो। कहते हैं ना घर में ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, ठीक है, तो ब्रॉडबैंड है क्या?
ले राउटर मतलब वो बेचारा इंस्ट्रूमेंट है। ब्रॉडबैंड क्या है? कितने तरह के? के बैंड क्या होता है? कितने तरह के बैंड्स होते हैं? के और ये क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, सो बी केयरफुल। लिखो ब्रॉडबैंड किसे कहते हैं। इतने लोग, कितने लोगों ने ये खबर पढ़ी थी? ब्रॉडबैंड तो सभी लोगों को पता होगा। अरे तुम लोग फोन करते हो सर आज इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो कभी बोला तुमने? सब लोगों ने बोला। तो व्हाट इज ब्रॉडबैंड? कभी रुक के सोचा ब्रॉडबैंड किसे कहते हैं? व्हाट इज ब्रॉड एंड व्हाट इज बैंड? क्योंकि ये जो सारी सूचनाएं तैर रही हैं वो किसी पाथ में तैर रही होंगी ना। वो पाथ क्या है? दैट इज के यू बैंड। चलो याद आ गया? हाँ जी, याद आया? गुड। हाँ, ये तो हमारे किसी काम का नहीं, चलने दो। हाँ, तो ये भी तुम्हें सब सिलेबस में पता चल जाएगा, ये भी हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, अरे ये तो चलता ही रहता है देश में। ठीक है, ये तो हिंदी न्यूज़पेपर में एंटरटेनमेंट होता रहता है। अब सब कुछ पढ़ने लगोगे तो अरे किडनी का वर्ड है, हेल्थ से जुड़ा हुआ है, अरे इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलते रहो चलते रहो। हाँ, अब यहां पर आ गया यूपीएससी में 3 बार आया हुआ क्वेश्चन। अब इसमें तुम धैर्य पढ़ना। सबसे पहले पहला क्वेश्चन 3 बार क्वेश्चन है ये। पैसा क्या है ये? दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट इसमें कॉन्सेप्ट जो आया, भारत में, विकी बताओ, शेड्यूल क्षेत्र कैसे डिफाइन किए जाते हैं? सरकार के पास ये पावर है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है कि दिस इज द शेड्यूल। तो कैसे डिफाइन किए जाते हैं तुम बताओगे? और अरविंद और हाँ तुम बताओ, उस अनुसूचित क्षेत्र में क्या पावर किसके हाथ में होगी ये तुम बताओगे। लिखा है ना यहां पे, अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार किया जाना है। तो बताओ अनुसूचित क्षेत्र किस पावर के अंतर्गत, किस हमारे किस भाग में है, किस अनुसूची में है, कहां पर ये आता है? आप तो भैया हाँ हैं? क्या उठा लेते? अरे हम ऐसे खड़े होने के लिए कर रहे थे। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में जा रही हो? हाँ जी, अनुसूचित क्षेत्र कैसे, किसी को भी अनुसूचित क्षेत्र बना दोगे? हाँ बोलो, आर्टिकल और क्या अधिकार होते बोलो? अधिकार तुमसे पूछ रहे हैं, क्या क्या होता है अनुसूचित क्षेत्रों में, क्या प्रावधान लागू होंगे और क्या नहीं होंगे? क्या प्रावधान लागू कौन होंगे? के किसी भी क्षेत्र में आ जा सकते हैं। तुम कह रहे हो उस क्षेत्र में जा नहीं सकते, तो तुम तो कॉन्स्टिट्यूशन के राइट का बंगाल वाले केस में भी देखा ना हमने। फिर अरे तुम आओ जाओ यार, कौन तुम्हें मना कर रहा है? जब तुम आर्थिक गतिविधियां कर रहे हो तब की बात हो रही है, तब तुम कुछ उद्योग लगाना चाहते हो, जब तुम उनके जंगल जमीनों का इस्तेमाल करना चाहते हो, तब तुम्हें परमिट लेने की आवश्यकता पड़ेगी। और उसके अंतर्गत अगर उस जमीन का मालिक कोई आदिवासी व्यक्ति है तो गैर आदिवासी व्यक्ति को जमीन नहीं हस्तांतरित हो सकती है। यानी वो हमेशा के लिए, फॉर ऑल टाइम, वही उसका मालिक है,
nobody can purchase or sell from that outside from that particular area, वो संपत्ति जो है ना वो खरीद सकता है ना वो बेच सकता है, लीगली यही इसका मालिक है। और क्यों किया जाता है? बिना उनकी समिति बनाई जाती है, समिति को पावर होती है। अगर वो संपूर्ण समिति जो काउंसिल होती है, अगर वो डिसाइड करती है कि हां ये विकास कार्य हमारे भलाई के लिए, तभी दी जा सकती है। अगर वो काउंसिल मना कर दे तो नहीं दिया जा सकता। क्लियर है? और ऐसा क्यों किया जाता है? वो भी काउंसिल ही करेगा। ऐसा क्यों किया जाता है? पेशा कानून के अंतर्गत अधिक सांस्कृतिक संसाधनों पर उनको राइट्स देने के लिए। क्लियर? अब ये बताओ, इस कानून का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र क्या है? यह जो अनुसूचित क्षेत्र है भारत, अगर मैं क्वेश्चन बनाने पर आऊं तो मैं ये बताऊंगा ना कि अनुसूचित क्षेत्र भारत के किन किन राज्यों में क्षेत्रवार सबसे ज्यादा है। आइडेंटिफाई द ज्योग्राफिकल परसेंटेज ऑफ शेड्यूल एरिया। मैं क्वेश्चन तुमसे पूछता हूं, नंबर 1 बिहार, नंबर 2 ओडिशा, नंबर 3 छत्तीसगढ़, नंबर 4 XYZ में नाम रख दो। अब क्या करोगे? तुमने पेशा तो याद कर लिया, लेकिन ये जो क्षेत्र का ज्योग्राफिकल एरिया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तुम्हें पता कि भारत के किन किन क्षेत्रों पे अनुसूचित क्षेत्र स्थापित किए गए? बस ये कर लो, यूपीएससी तुम्हारा है। ये ऐसे पेपर में देखो, पॉलिटी ऐसे पढ़ी जाती है, तुम्हें पता चले। इसको बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई। तुम पढ़ रहे हो, डिमांड क्या कर रहे हो तुम्हें नहीं पता, ये बता रहा है कि मेरी डिमांड तुमसे ये है, बस सप्लाई कर दो, सिलेक्शन तुम्हारा है। ये है पढ़ने का तरीका। उठाया ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में उठा के देख लिया कि किन किन एरिया में सबसे बड़े शेड्यूल्ड एरिया बनाए गए। तुमसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है, आइडेंटिफाई द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द शेड्यूल एरिया इन इंडिया, कि कौन कौन सा क्षेत्रवार, जनसंख्यावार, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल परसेंटेज, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन परसेंटेज, कौन जो है सबसे बड़ा अनुसूचित एरिया। मैं तुमसे पूछूं, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में सबसे बड़ा अनुसूचित क्षेत्र कौन सा है एरिया वाइज? है बहुत तेज हो बेटा, ये तेजी थोड़ी पहले दिखा लिए होते। चैट जीपीटी बहुत पुराना डाटा देता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। तो अब क्या है, क्वेश्चन नहीं आ सकता? बिल्कुल आएगा। ये इस तरीके से आप पढ़िए, ज्योग्राफी इन्वॉल्व है, पॉलिटी इन्वॉल्व है और कल्चर इन्वॉल्व है। चलिए नेक्स्ट। दस राज्य है टोटल, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन क्या लिखा? कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? लिखो, क्वेश्चन लिख लिया। अनुसूचित क्षेत्र कौन निर्धारित करता है? किस प्रक्रिया के अंतर्गत निर्धारित होता है? द आइडेंटिफाई द प्रोसेस। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? अगला, अनुसूचित क्षेत्रों के क्या क्या अधिकार हैं? फंक्शनरीज। हाउ इट इज रिलेटेड टू द फॉरेस्ट राइट एक्ट। वन अधिकार कानूनों से इसका क्या संबंध है? FRA 2016 का क्वेश्चन, 2013 का क्वेश्चन, 2 बार आया हुआ है। फॉरेस्ट राइट एक्ट, वन अधिकार कानून, इसका क्या संबंध है? राइट। अगर मैं इसी को हिली रीजन में लेकर जाऊं, सो वहां पर एक क्वेश्चन आया था, हिल काउंसिल होती है, पहाड़ी समितियां। डिफाइन द स्ट्रक्चर्स एंड पावर ऑफ हिल काउंसिल्स। लिखो। तो वहां राष्ट्रपति किसके माध्यम से जोड़ता है? राज्यपाल को विशेषाधिकार दिए जाते हैं ना, काउंसिल बनाकर। तो हिल काउंसिल्स होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ये, और ये डायरेक्टली यहां से आया हुआ है। ये देखो, ये है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन है यहां से। तो लिखो पहाड़ी समितियां, हिल काउंसिल्स क्या है? तो विशेष प्रावधान किए गए इसके लिए, और विशेष प्रावधान है तो यूपीएससी।
हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। कहां रखेंगे इसको, किस पेपर में? स्वच्छ भारत मिशन सबसे पहला काम, ओ भैया ये है क्या, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है? रुको, जिससे पूछे वही जवाब दे। स्वच्छ भारत मिशन किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? आगे से ऐसे पढ़ोगे ना, पहले मिनिस्ट्री ढूंढोगे, नेता कौन है इसका, मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री। ले यार, अभी उस दिन भी आया था, कितने पैसे बचे, मैंने डिस्कस किया था इसको कि इतने लोगों की जान बच गई, इतना पैसा बच गया बीमारियों से। स्वच्छ, तुम्हें प्रीलिम्स देना है? हाँ, ये क्वेश्चन इस बार आएगा, बताओ। पक्का? स्वच्छ भारत पक्का या फाइनेंस मिनिस्ट्री का है? कंफर्म कर लो, हैं? देख लो। हाँ भाई, और बताओ, और कौन, जल्दी बताओ। स्वच्छ भारत मिशन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कह रही है, बोलो। ग्रामीण विकास मंत्रालय तो, हाँ, वित्त मंत्रालय है? पहली बार नाम सुन रहे स्वच्छ भारत मिशन का? अभी उस दिन लास्ट में भी क्लास में पढ़ाया था। अरे मिश्रा जी थोड़ा सा वो फॉर्मल पहन के अगर स्टूडेंट में पीट देता कि कोई कह नहीं रहा है, ठीक है? समझ में आया कितना इंपॉर्टेंट है? कोई भी मैगजीन इसको कवर कर ही नहीं सकती है। 2 घंटा इसमें दे दो और खुद जाके चैन से सो कि मेरा प्रीलिम्स हो जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ, अब क्या करेंगे विक्की, हम तुम्हें आज कूटेंगे क्योंकि तुम्हें देना है, हाँ, और तुम हो पापी, तो चलो हाथ दे दो काम से। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, पावर से। कौन सी मिनिस्ट्री? चलो लिखो लिखो, चलो, उस दिन भी पढ़ाया था लेकिन किसी को याद नहीं आ रहा है, अगली बारी तुम्हारी है। स्वच्छ भारत मिशन, फिर मिनिस्ट्री पता चल गई, इसीलिए मैं बार बार पूछ रहा था, इसमें ट्रैप है। और ये क्वेश्चन आया, वो एक गलती की है, मतलब 60% लोगों ने निगेटिव मार्किंग इसमें की थी। चलो आगे, तो सवाल है हाउ इट इंप्लीमेंटेड, इज इट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम या सेंट्रल स्टेट दोनों का शेयर है? कोई भी स्कीम जब होती है, पैसा जो होता है, तो पैसा 3 तरीके से बढ़ता है। एक सेंट्रली, फुली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, यानी सारा पैसा केंद्र देगा। एक होता है 90-10, यानी 90 और 10 विशेष राज्यों के लिए जो स्पेशल स्टेट कैटेगरी होती है, और एक होता है 50-50 ब्रिटानिया। तो 3 तरह का, ये कौन वाली है? कौन वाली है? 100%, 90-10, 50-50? लॉक हम खोल देंगे मार मार के। हाँ चलो, कौन बताएगा? हम सोच रहे रोज यही वाली क्लास खाली पढ़ाया करें, इतना टॉर्चर तुम लोग झेल नहीं पाओगे। अभी कहां आदत हुई है, इसमें मुझे कूटने के लिए बहुत कुछ मिलेगा ना। हाँ, 50-50, 90-10 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। जल्दी पढ़ो। तो चैट जीपीटी से पूछते क्या रहते, प्रेम पत्र लिखवाते हो उससे? गलत ही लिखेगा वो। हाँ, नहीं मिल रहा है? अरे भाई, इसी मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे चले जाओ। एक तो तुम वेबसाइटें गलत खोलते हो, दिक्कत ये है। जाना होता है कहीं और चला जाता हूं। अब पीछे देखो, हमारी एक स्टूडेंट है, उसको भूख लगने लगी है। हाँ, तुम्हारी बात कर रहे हैं। हाँ 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 जी, कितना? चलिए, बच्चों की जान वान बचाई। तो अब जान बचाई ये लिखना नहीं है तुम्हें, सवाल है जान कैसे बचाई। द क्वेश्चन इज दिस, यूपीएससी ये नहीं पूछेगा। हाँ, अखबार में आया था उस दिन, बच्चों की जान बची, कैसे बची आप लिखे, दिस इज नॉट द फैक्ट। ठीक है, अब यहां पर जो बात हो रही है उस पर आपको फोकस करना है, जान बची कैसे। तो जान बची, वित्त मंत्रालय कह रहा है। अच्छा, वित्त मंत्रालय का नाम आ गया,
है? वित्त मंत्रालय का नाम आ रहा है, क्यों? मिनिस्ट्री तो कोई और बता रहे थे तुम, और जो मंत्रालय का होगा वही मंत्रालय तो बोलेगा। कहां गड़बड़ हो गई? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां पर आया वर्ड आया है, ये यूपीएससी में 3 बार क्वेश्चन लगभग आया हुआ, अगर बीपीएससी या यूपीपी से सब में, बच्चों की मृत्यु दर। इन्होंने कहा इन्फेंट मोर्टेलिटी, 2 तरह की मोर्टेलिटी होती है, चाइल्ड मोर्टेलिटी और इन्फेंट मोर्टेलिटी, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR, CMR चाइल्ड मोर्टेलिटी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन IMR एंड CMR? 6 महीने 1 साल, सोच समझ के बोलियो। हाँ, 364 दिन से पहले जो मृत्यु हो रही है 364 दिन तक, वो इन्फेंट के अंतर्गत गिने जाएंगे। 5 वर्ष तक होने वाली मृत्यु को चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो ये होता है, और इनके साथ एक जुड़ा होता है। अगर प्रीलिम्स का पेपर पढ़ा होगा तो तुम्हें पता है क्वेश्चन आया हुआ है। एक और होता है MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। परिभाषा क्या होती है? IMR लिखो, IMR की परिभाषा लिखो। शिशु मृत्यु दर इसको बोलते हैं। चाइल्ड मोर्टेलिटी बाल मृत्यु दर बोलते हैं। एक होता है शिशु, एक होता है बाल, इन्फेंट और चाइल्ड, ठीक है। अब इससे तुम्हें नहीं पता चलेगा, अगर तुमने इसको नहीं खोला ना तो एग्जाम में तुम तहस नहस हो जाओगे। अगर उसने ये पूछ लिया और तुमने उसका परिभाषा में ये टिक लगा दिया, मिट जाओगे, क्योंकि एज फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो 5 ईयर तक है और ये 364 दिन तक है, 1 वर्ष के अंदर। MMR क्या है? मैटरनल, मातृ मृत्यु दर। प्रीलिम्स का पेपर देखा है ना, बड़े फेवरेट क्वेश्चन है ये सब बेचारे। अब क्वेश्चन है कैसे जान बचाई, ये तो मैंने क्लास में पढ़ाया था, दोबारा ही आया है। भाई शौचालय बनवा दिए, दुनिया में सबसे ज्यादा शौचालय बनवाए, दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो शौचालय बनाने से आदमी ऐसा क्या करता है कि मर जाए, ठीक है, ठीक है, ऐसा क्या खाया था। लेकिन हम बात करते हैं यहां पे बहुत कि टॉयलेट निर्माण में 10% की बढ़ोतरी हुई, और नवजात, अब यहां पे किसका नाम आ गया? नवजात। दिस इज इन्फेंट मोर्टेलिटी। देखो फर्क गया ना, ये वर्ड्स पकड़ने हैं। नवजात मृत्यु दर में 0.9 अंक, और 5 साल से छोटे बच्चों की मृत्यु में 1.2 आ गया। यहां बच्चा लिख दिया, काम खत्म। तुमने जो क्वेश्चन है, इसने कहा इन्फेंट में, नवजात में 0.9 का डिफरेंस आ रहा है, ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो CMR है चाइल्ड मोर्टेलिटी में, उसमें 1.1 की गिरावट आ रही है। जस्ट बिकॉज ऑफ टू मेकिंग टॉयलेट, इंडिया हैज नाउ द बिगेस्ट प्रोग्राम टू मेकिंग द टॉयलेट्स। तो यह क्या लिख रहा है? सबसे बड़ा शौचालय बनाने का कार्यक्रम है ये, सबसे बड़ा शौचालय बनाने का कार्यक्रम है। तो इसके अंतर्गत क्या हुआ, पूछा कैसे, अभी भी रह गया, क्या किया? सबसे ज्यादा शौचालय बनाए, बिगेस्ट प्रोग्राम फॉर मेकिंग टॉयलेट्स। इससे 2 पे फर्क पड़ा, लेकिन अभी भी कह रहा है क्या हो रहा है? कारण है कि शौचालय बनाने से कौन सी बीमारी? डायरिया। डायरिया से सबसे ज्यादा बच्चों की मौत होती है। सो डायरिया क्या है? रुको, रुक जाओ, डायरिया क्या है? डायरी को बिहार में डायरिया नहीं कहते हैं। ए डायरिया ले आइएगा तो कुछ लिख दे, ठीक है। दूसरे डायरिया डिसीज है। क्या डायरिया, कैसे फैलता है? तुम इतना सॉरी बोल रहे हो, किसी दिन सॉरी ने तुम्हें सॉरी बोल दिया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। चलो बताओ, हाँ डायरिया क्या है? हाँ तुम्हारी साइंस है ना, बायोलॉजी, हम समझ गए। पानी, सीरियसली किसी ने क्वेश्चन लिखा कि नहीं डायरिया क्या है? वेक्टर कौन है इसका? हु इज वेक्टर? वाहक कौन है? हाउस फ्लाई, मक्खी। मक्खी से किस प्रकार, जब वो अवशिष्ट यानी मल पर जब बैठती है और फिर वो भोजन पर जब बैठती है तो मानव के शरीर में वो प्रवेश कर जाता है। क्या प्रवेश करता है? विच बैक्टीरिया? मच्छर अगर
कई चीजों का वाहक है, तो मक्खी भी तो किसी चीज की वेक्टर है, वेक्टर मतलब वाहक। तो कैसे लिखो बेशर्मो, क्या बोलता है मणि? पुराने पापियों। हाँ चलो, मक्खी किस चीज की वाहक है? डायरिया कैसे होता है? डायरिया कैसे होता है भैया? बोले मक्खी से होता है, तो मक्खी तो दिन भर तुम्हारे आसपास मंडराती रहती है। कैसे? वही तो प्रोसेस है, विच बैक्टीरिया? ई कोलाई बैक्टीरिया क्या सबसे खतरनाक किस्म का? ये ऐसा बैक्टीरिया होता है जो जनरली वाटर के साथ कैरी फॉरवर्ड करता है। ई कोली, ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में। ई कोली बैक्टीरिया ये अभी प्रयागराज में गंगा के पानी में भी पाया गया, और ये अगर जैसे वहां गंगा में लोग आचमन करते हैं ना, जल पीते हैं, तो ई कोली बैक्टीरिया अगर आपकी बॉडी में चला गया तो इसे बहुत पॉसिबल है कि आपको लेकर जाएगा। इसी वजह से बच्चे नहीं सरवाइव कर पाते। नेम इज ई कोली बैक्टीरिया। सो क्वेश्चन क्या होगा? ई कोली बैक्टीरिया क्या है? व्हाई इट इज सो डेंजरस? चलो अगला एक वर्ड है कुपोषण से बचाव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कुपोषण? मॉल न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? आया वो क्वेश्चन है। कुपोषण की परिभाषा क्या होगी? मैं भोजन के टर्म में बात कर रहा हूं, तुम लोग ज्ञान से कुपोषित हो, ठीक है? हाँ, कुपोषण की परिभाषा, मॉल न्यूट्रिशन क्या होगा? कुपोषण इसे बोलते हैं कि मतलब किसी को भी हर मात्रा में मतलब भोजन नहीं मिलता है, जितना सब्जी मिलना चाहिए। ये भोजन की मात्रा है या उसमें केवल कैलोरी है? वी ओनली नीड कैलोरीज। सो व्हाट इज द परिभाषा ऑफ न्यूट्रिशन? The proper amount of protein, proper amount of carbohydrate, proper amount of all these present in a All these means vitamins, vitamins present in a minerals, fat। लेकिन ये तो लंबी बात हो गई। कुपोषण की परिभाषा क्या? कितने लोगों ने वर्ड सुना है मॉल न्यूट्रिशन? परिभाषा बताओ इसकी सही सही। तो अगर इसमें कमी हो जाए तो क्या ह्यूमन बॉडी काम नहीं करेगी? कमी, तुम अपना चेक करा के देखो, तुम्हारे कम से कम 2-4 विटामिन कम होंगे, हर समय कम होंगे, तो क्या तुम सरवाइव नहीं करो? मस्त एकदम जो फल फूल रहे हो। फिर और आवश्यकता की परिभाषा क्या होगी? दिस इज बिकॉज दिस इज वन बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट, क्योंकि सरकार ने पोषण अभियान लॉन्च किया इसी वजह से। पीएम पोषण याद है? तो चलो कुपोषण क्या है? डिफाइन कुपोषण, मॉल न्यूट्रिशन। हो गया? पीएम ने लॉन्च किए 3 सुपर कंप्यूटर, चलो लॉन्च करा ही लेते हैं। सुपर कंप्यूटर किसे कहते हैं? व्हाट इन बाय सुपर कंप्यूटर? भारत का सबसे एडवांस सुपर कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय सुपर कंप्यूटर? वो कंप्यूटर जो पीछे सुपरमैन का चोंगा लगा के उड़े, वो? हाँ, सुपर किसी कंप्यूटर को सुपर, मान लो तुम अपने कंप्यूटर के ऊपर सुपर कंप्यूटर लिख दो। सो व्हाट इज द बेसिक फंक्शनरीज ऑफ सुपर कंप्यूटर? एंड हाउ डू यू डिफाइन काम करने की दक्षता? कंप्यूटर हैज, इस लड़की को तो मैं इतना मारूं ये डंडा मेरा जो है थक जाए। कंप्यूटर इज ऑलवेज रिलेटेड टू द देयर कैपेसिटी ऑफ कैलकुलेशन, एंड द कंप्यूटर की जो कैटेगरीज होती हैं वो उसकी कैलकुलेशन जो वो करता है पर सेकेंड, उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है। सो सुपर कंप्यूटर हैज द मिनिमम कैटेगरी की इतना कैलकुलेशन होना ही चाहिए। वो कैलकुलेशन क्या है? कितने लोगों ने सुपर कंप्यूटर नाम सुना था? अगर मेरा कंप्यूटर 400 गीगाबाइट कैलकुलेशन करा, इज इट सुपर कंप्यूटर? तो टेराबाइट में लेंगे, पेटाबाइट में लेंगे, किस बाइट में लेंगे?
टेराबाइट में सुपर कंप्यूटर हो जाएगा? फंस गए ना। यही सब क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स से पूछता है। ये वही पूछेगा, सुपर कंप्यूटर है तो तुमसे 4 ऑप्शन दे देगा। व्हेन अ कंप्यूटर कैलकुलेट 400 गीगाबाइट, इसकी परिभाषा क्या होगी? डिफाइन। दूसरा, इतना मेगाबाइट, इतना टेराबाइट, इतना पेटाबाइट, कौन सा तुम्हारा जो है वो सुपर कंप्यूटर होगा? बस तुम यहीं पे लटक जाओगे। बोले सुपर कंप्यूटर तो देखा सुना था, जानते हम ही नहीं कि होता क्या सुपर कंप्यूटर। हम तो सोचे थे पीछे लाल कपड़ा बांध देंगे, वही सुपर कंप्यूटर है, शक्तिमान उड़ जाएगा हो। सुपर कंप्यूटर के लिए कितनी कैलकुलेशन होनी चाहिए उसकी, है कि नहीं है? हो जाएगा। क्या हुआ, भारत ने नाम क्या रखा? अर्का और अरुणिका। तो ये नाम अगर ये स्टेट एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी से अर्का और अरुणिका नामक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम लॉन्च किया है, ठीक है। गरीबों को सशक्त बनाया, दृष्टिकोण होना चाहिए, बहुत बड़ी उपलब्धि वाला दिन बताया, सुन लिया, खत्म। मेरे को ये काम का ही नहीं है मेरे को, और तुम इसी के नोट्स बनाते रहते हो। हाँ, बहुत बड़ी उपलब्धि का दिन बताया, और पूरा लिख के ले आते, सर देखिए नोट्स। हम मन नहीं करता कि हम क्या करें इसका, बताएं। चलो, विज्ञान में आत्मनिर्भरता हमारा उद्देश्य है, ऐसे ऐसा कह दिया, आम आदमी ये करेगा वो करेगा। गगनयान शुरू हो चुका है, अंतरिक्ष में जाना है। अब अभी तो अपनी बात कहेंगे, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बना रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, छोटे किसान के पास ये होना चाहिए वो होना चाहिए, खत्म खत्म, राइट। चलिए, हमें क्या है, व्हाट डू बाई सुपर कंप्यूटर, बस इससे ज्यादा ना बजट लिखना है, ठीक है। अगर बहुत मन किया, कहां पर? दिल्ली, पुणे और कोलकाता में। मेक इन इंडिया है, हमारे यहां का है, बहुत मन किया तो, ठीक है। एमएल और डीएल फ्रेमवर्क पर एआई क्षमता। अब यह सवाल है, एमएल क्या है और डीएल क्या है, क्योंकि ये जो वर्ड क्वाइन होते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ले, कंप्यूटर में लीटर कब से हो गया? हाँ, तुम्हारा भी सही चल रहा है, ठीक है। बस इतना ही जानना है और कुछ नहीं। जो इसमें नहीं लिखा है वो जानना है तुम्हें, और जो लिखा है वो तुम्हारे किसी काम का नहीं। सो अगर ये वे है तो प्रीलिम्स तुम्हारा है, मेंस तुम्हारा है, ठीक है। तो अब सवाल है कि एमएल क्या है और डीएल क्या है, नेट जो इसके बारे में बता, फ्रेमवर्क। सो व्हाट काइंड ऑफ 2 फ्रेमवर्क्स आर देयर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तुम जानते हो, यही उठा के रख देगा कि हाल ही में भारत के द्वारा विकसित ये जो टेक्नोलॉजी, इसमें जो शब्द प्रयोग किए गए एमएल और डीएल, निम्नलिखित में से क्या है? और तुम जो चौका होगे वहां से लौट आओगे, सर अगली बार हम जरूर अच्छे से देंगे, ठीक है, यही तुम कहते हो। सियाचिन में डटे सैनिकों की वीरता को प्रणाम करते हैं देशवासी, राष्ट्रपति ने कहा है। मेरे लिए क्वेश्चन क्या है? सियाचिन की लोकेशन। सियाचिन 4 ग्लेशियर्स का कॉम्बिनेशन है। एग्जाम में इनका पश्चिम से पूरब का क्रम पूछा जा चुका है, सियाचिन अकेले नहीं है। और इनका 2 बार ये क्वेश्चन इस तरह, एक तो पश्चिम से पूरब पूछा गया, वेस्ट टू ईस्ट, देयर आर 4 ग्लेशियर्स आर देयर। दूसरा, इनकी कैपेसिटी के हिसाब से इनका जो है वो सीक्वेंस पूछा गया है। तो जल्दी से बता दो, ग्लेशियर सियाचिन कहां है? ये दुनिया का सबसे ऊंचा बैटल ग्राउंड है, लेकिन इसके साथ साथ और कौन है? बालतोरो, किसको मैप पे नहीं दिख रहा है? मैप बुक ही नहीं है कई लोगों के पास। तो सियाचिन के साथ पूरा ग्रुप ऑफ, और इन चारों में सबसे ऊंचाई पे कौन है? सबसे ऊंचाई पे सियाचिन है। समुद्र तल से ऊंचाई नापी जाती है, तो इन चारों में बायफो, बालतोरो, सियाचिन, इन सब में सबसे ऊंचाई पे कौन है? क्वेश्चन लिखा नहीं होगा तुम लोगों ने, वो जब मुलाकात होगी एग्जाम में तब अपने आप याद आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर लिखा है ना कि हमारे जवान -50 डिग्री सेल्सियस में बहुत तैनाती, वीरता, ये सब तुमने, बहुत से लोग वहां कहा जाता है कि दुश्मन से मौत नहीं होती है, बर्फ से होती है। सराब वहां इतना ज्यादा ठंडा है कि अगर आप बिना
मतलब दस्ताने के स्पेशल, अगर आप बंदूक के नली पे उसमें ट्रिगर पे उंगली रख दे, उंगली खत्म हो जाएगी, इतना ज्यादा ठंडा है। तो मेरा क्वेश्चन यहां कुछ, अब यहां मैं पढ़ना क्या है, वाई इट इज अ बैटल ग्राउंड, यह सबसे ऊंची युद्ध भूमि क्यों है, यानी इसकी कोई सीमा तो पाकिस्तान के साथ लगती है, तो सियाचिन का कौन सा हिस्सा पाकिस्तान के साथ शेयर होता है? इट इज वेरी स्ट्रैटेजिक, बहुत स्ट्रैटेजिक है। दूसरा, पहला क्या क्वेश्चन मैंने पूछा कि आपने ग्लेशियर्स की ऊंचाई वेस्ट टू ईस्ट, इसका सेगमेंट, क्या सियाचिन सबसे पहले या सियाचिन मध्य में? दूसरा मैंने क्या भी क्वेश्चन पूछा, ये सबसे ऊंची युद्ध भूमि क्यों है, इसका मतलब कोई बॉर्डर शेयर करता है ये, तभी तो युद्ध भूमि है। तीसरा, इसका रणनीतिक महत्व क्या है, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है? भाई जब यहां कुछ नहीं है तो कोई भी देश कब्जा करे, क्या लेना देना, लेकिन भारत के सैनिक भी खड़े होते हैं और पाकिस्तान के भी, तो इसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, इसका रणनीतिक महत्व क्या है? क्या कर लोगे उस बर्फ में जाके? एवलॉन्च आते हैं, और यहां सबसे ज्यादा जो मृत्यु होती है वो किस वजह से? एवलॉन्च की वजह से होती है। सो व्हाट डू यू मीन बाय एवलॉन्च? लिखो, हिमस्खलन किसे कहते हैं, एवलॉन्च क्या है? भारी मात्रा में बर्फ का ऊपर नीचे स्लाइड करना, उसको एवलॉन्च कहेंगे। देखो, हिमस्खलन क्या है? तो जब मैं पूछा हिमस्खलन क्या है, मतलब ये कैसे आता है, अब मैंने क्वेश्चन क्यों पूछा ये भी जान लो, ये भी जान लो ना कि ये रिलेट कैसे करना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? इसका रणनीतिक मतलब आप मान लो पाकिस्तान से हो और तुम ऐसा क्या करोगे सियाचिन में जिसकी रक्षा करने के लिए हमारे सैनिक शहीद होते हैं, बताओ क्या कर लोगे वहां पे, बर्फ में क्या कर लोगे घूम के इधर उधर, बताओ रणनीतिक महत्व क्यों है? ऐसा कुछ करेंगे कि एवलांच आ जाए। एवलांच आएगा, नीचे पहाड़ी में गिर के खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा और जाएगा, बर्फ पिघल जाएगी, बर्फ की क्या है? हाँ, उसके क्या करना है हमें? क्या ये? क्रायोस्फीयर। क्रायोस्फीयर। ताजा पानी कहां जमा है? अगर आप स्ट्रैटेजिकली उस क्षेत्र को डिस्टर्ब कर दो तो हमारी नदियों में बाढ़ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिना मारे सब मर जाएंगे। यस या नो? भाई वही तो पानी पिघलकर हमारी नदियों का स्रोत है। ग्लेशियर्स क्या है? हमारी नदियों के स्रोत ही तो है, सोर्स है। तो अगर आप उसको डिस्टर्ब कर दोगे हमारी नदियां एबंडेंट पानी, पहले आ जाएगी बाढ़, फिर आ जाएगा सूखा, देश खत्म, इकोनॉमी खत्म। समझे उसका स्ट्रेटेजिक महत्व? और बर्फ को हम बचाने के लिए क्यों वहां पर खड़े हैं? दिस इज द रीजन। क्यों ये क्वेश्चन क्यों पूछा? सबसे लास्ट पेज पे चले जाओ। चलो 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 चलो, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट। 2 साल पहले मेंस में आई थी। एक तो हीरो हीरोइन का भी दे देते हैं थोड़ा बहुत। हाँ, ये आ जाओ। 2-3 साल पहले आया था क्रायोस्फीयर के पिघलने का, ठीक है। उसमें आया था वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट क्रायोस्फीयर कौन है? पहला है अंटार्कटिका, दूसरा है आर्कटिक, तीसरा कौन सा? हिमालयन ग्लेशियर। दिस इज द 3rd लार्जेस्ट क्रायोस्फीयर। क्रायोस्फीयर मतलब जब पानी जमा हुआ होता है इन द फ्रोजन फॉर्म। तो क्या कह रहा है कि उत्तराखंड में, उत्तराखंड मींस हिमालयन क्रायोस्फीयर की बर्फ की मात्रा 30 सालों में 36.75 ग्लोबल वार्मिंग की वजह से घट रही है। क्या हो रहा है? चादर पतली हो रही है और ये पीछे की तरफ जा रहा है। इसकी वजह से क्या होगा? ये पिघलते चले जा रहे हैं। तो ग्लेशियर्स क्या होते हैं? फ्रेश वाटर को ट्रैप करके रखते हैं, वर्क एज अ टैप, ये नल की तरह काम करते हैं। तो जब ये पिघलते हैं तो पानी को रिलीज करते हैं और जमते तो पानी को ट्रैप कर लेते हैं। तो पानी आपको थोड़ा थोड़ा मिलता रहता है जो आपके लिए जरूरी है। बट अगर ये पिघल गए तो क्या होगा? पानी रिलीज, जैसे टंकी की जो है वो क्या होता है, वो टोटी टूटती है तो पूरा गड़बड़ लगा होता है ना बाल्टी मग्गा लेके, तो फिर यही काम हमारा होना है। तो बहुत ये गड़बड़ मामला हो रहा है। सो दिस इज नोन एज हिमालयन। ये क्या है? वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट क्रायोस्फीयर है हिमालयन। और क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। कहां भाग गया? कहां गया भाई?
हाँ ठीक है, तो ये लगातार पिघलती चली जाए, उसी से रिलेटेड है। तो दैट्स वाई वी प्रोटेक्ट अवर ग्लेशियर्स। कितने क्वेश्चन हुए? अभी तो एडिटोरियल नहीं पढ़ाया है ना। एडिटोरियल आज आया हुआ है इंडियन एक्सप्रेस में। इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत कॉन्सेप्ट, स्पॉन्ज सिटी का कॉन्सेप्ट आया है। लिखो इसको, स्पॉन्ज सिटी, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। 2, बहुत लगातार आजकल शहरी बाढ़ के बारे में बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं यूपीएससी में, मानव जनित आपदाओं में, जीएस पेपर 3, उसमें एक कॉन्सेप्ट आया स्पॉन्ज सिटी का कॉन्सेप्ट। इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल में लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ आया उसके पहले। तो स्पॉन्ज सिटी का कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ना है इंडियन एक्सप्रेस लॉ। पेपर तेरा मेरा नहीं, पेपर हमारा होता है, ठीक है, जहां से ज्ञान मिले। ये एक सॉल्यूशन है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन है हमारे प्रॉब्लम का। हमारे आज अर्बन फ्लड्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ, ये पेज नंबर 8 पे है, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पॉन्ज सिटी। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। स्पॉन्ज सिटी कॉन्सेप्ट में मिटिगेट फ्लडिंग, अर्बन फ्लडिंग को कम करने के लिए स्पॉन्ज सिटीज का कॉन्सेप्ट। देखा सोखता क्या करता है। सो एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, जिसको मॉडर्नाइज करके लगाया जा रहा है। हमारा ये पहला कॉन्सेप्ट है आर्द्र भूमियों से, दिस इज नोन एज वेटलैंड्स। वेटलैंड एक्ट्स एज अ स्पॉन्ज। तो क्या हुआ, आजकल शहर बेतरतीब बढ़ रहे हैं, तो वो वेटलैंड के ऊपर अपना मिट्टी विट्टी डाल के वो प्लॉटिंग कर दे रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, जो फ्लड को एब्जॉर्ब करने की पावर वेटलैंड्स के पास होती है वो डिस्ट्रॉय हो गई। सो मेरे मुंह से निकला क्वेश्चन, वेटलैंड किसने किसने लिखा? भाई साहब, किसी ने प्रीवियस ईयर पेपर देखा है? वेटलैंड का क्वेश्चन कितनी बार आया है? वेटलैंड से रिलेटेड एक बहुत बड़ा कन्वेंशन है, 2 बार क्वेश्चन आया है। बताओगे वेटलैंड को संरक्षित करने के लिए कौन सा कन्वेंशन है? रामसर कन्वेंशन। रामसर एक बार क्वेश्चन पूछा गया यूपीपीसीएस में, रामसर कहां है? ईरान में है। तो रामसर कन्वेंशन इज द रिलेटेड टू द वेटलैंड, और ये मेरे ख्याल से 2 या 3 बार यूपीएससी में आया है। ये यूपीएससी में बहुत बार क्वेश्चन आया है कि आर्द्र भूमियां क्या होती हैं, आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने के लिए कौन सा कानून है, कौन सा कन्वेंशन है। लिख लिया? लिखो रामसर कन्वेंशन। लो बेटिया, अब बताओ ऐसे पढ़ा जाए प्रीलिम्स निकलेगा कि नहीं? अब रामसर कन्वेंशन हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में, इंतजार करते हैं मास्टर साहब कब पढ़ाएंगे, है ना। हम पढ़ते हैं अनुच्छेद कब पढ़ाया जाएगा, शेड्यूल एरिया, और पढ़ा देने में कौन सा आ रहा है किसी को, है कि नहीं? हाँ, तो भी कह रहे हैं यही तरीका होता है पढ़ने का कि जो चल रहा है वो पेपर ऐसे ही बनाएगा। पेशा क्या है? पेशा आया हुआ एग्जाम में, मेंस में भी आया, प्रीलिम्स में भी आया। सो न्यूज़पेपर को अगर इस तरीके से पढ़ा जाए, और ऐसा नहीं कि तुम सारे क्वेश्चन का जवाब आज ही जान जाओगे, कोई बात नहीं है, मेरा क्वेश्चन तैयार होना चाहिए। टीचर जैसे आएगा हम क्वेश्चन रख देंगे सामने। मैडम ने पढ़ाना शुरू किया, मैम बताइए पेशा क्या है, मैम बताइए शेड्यूल एरिया जो है वो किसने कौन डिसाइड करेगा, क्या राइट्स होंगे उसमें। बस यूपीएससी वाले कुछ नहीं चाहते इससे ज्यादा तुम्हें। मैं यही एक क्लास पढ़ा दूं तो तुम्हारा हो जाएगा सिलेक्शन। हाँ, हमारी मार डालो, तुम लोग ऐसी तैसी कर लो, ठीक है। पता चला आज जनसंख्या और कल कम हो जाएगी, ठीक है। इट्स मोर देन इनफ। और इसमें खबर, अब इसमें क्या होगा, बता देंगे अभी कल 14 लोग मुंह बना घूमे, क्या आंसर कब पढ़ेंगे, ठीक है। अरे पहले क्वेश्चन पढ़ लो, फिर धीरे धीरे होगा, फिर होगा। सर बहुत लोड दे देते हैं। अब मैंने बोला है ग्लेशियर ढूंढने के लिए, अब यहां तो घर जाके पहले गले तक खाना है, उसके बाद सोना है, फिर रात में थोड़ी बकैती करनी है, वो भी तो होना है। तो देखो वो बेचारी सर पे हाथ रख के ऐसे बैठी हुई है जैसे जो है पड़ोसी भैंस मर गई हो। तो ये तो हमारे यहाँ जो माहौल है, पढ़िए ऐसे। मुझे लगता है ये दिस इज द वे कि आप इसमें अपनी तैयारी कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है, जो फालतू न्यूज है उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है ही नहीं। आउट ऑफ द पॉकेट, अगर आज आप रात में जाएं ईमानदारी से, पिछले 7-8 सालों का आप मेंस का और प्रीलिम्स का क्वेश्चन आज पढ़ डालें, आज के ही डिस्कशन से आपको पता नहीं कितने क्वेश्चन मिल जाएंगे। आउट ऑफ द पॉकेट एसए में आया था 125 नंबर का, 125 मार्क्स, ठीक है, बहुत बड़ी बात होती है। स्वच्छ भारत मिशन आया हुआ, आप सोचिए अगर यही स्वच्छ भारत मिशन पे इस बार क्वेश्चन आना ही आना
मतलब ये लगातार न्यूज बन रही है क्योंकि ये बहुत बड़ी केस स्टडी बन गई है पूरी दुनिया के लिए। यूनाइटेड नेशन में इसके बाद चर्चा चल रही कि भारत ने, मतलब खुद यूनाइटेड नेशन के जो हेड हैं उन्होंने इसकी बहुत तारीफ की है कि इट इज अ बिगेस्ट प्रोग्राम ऑफ मेकिंग टॉयलेट्स इन रूरल एरिया। ये भारत की, मतलब पूरी दुनिया के लिए केस स्टडी हो चुकी है ये, और इससे कितनी जान बचाई गई, कितने लोगों की जान बचाई गई। नाउ दिस इज अ डिबेटेबल टॉपिक इन द वर्ल्ड। भारत की एक बहुत बड़ी क्रांति है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता इस पे क्वेश्चन है। अब तुम्हें ये नहीं पता मंत्रालय कौन है, तुम तो पहले निपट जाओगे। तो क्वेश्चन वही कहते हैं, हाथ आया मुंह ना लगा, वही वाली हालत होगी। सो अगर ये न्यूज़पेपर में अगर 2 घंटे सब कुछ छोड़ छाड़ के अगर ये मेथड हमने कर लिया, 1 घंटा क्वेश्चन को तलाशने में और 1 घंटा उसके आंसर पे, या नहीं भी आ रहा तो टीचर के साथ चिपका देना है। हाँ, पॉलिटी वाला अलग किया, ले जाओ मैडम दे दो, सर ये लो, हिस्ट्री वाले, ज्योग्राफी वाले कहीं भाग के नहीं जाने वाले। नहीं तो जैसे वो तीस्ता लिख कर लाई थी वैसे तुम भी लिखोगे। तीस्ता एक महत्वपूर्ण नदी है, बहुत बढ़िया गिर बता दिए, बहुत बढ़िया। ऐसे लिख लेती कि एक अंतरराष्ट्रीय नदी है तो ज्यादा खुश होता मैं। महत्वपूर्ण नदी, आज पता चला कि महत्वपूर्ण नदी, मैं तो उसको नाला समझ रहा था। ठीक है, सो बी केयरफुल अबाउट योर वर्ड्स। ये मैं सिखा रहा हूं, थोड़ी टांग खींचने की मेरी आदत है, सिखा रहा हूं कि अपने वर्ड्स के साथ बहुत प्रिसाइज रहो। ठीक है, सिमरन कहां गई, चली गई? हाँ, अब आज के बाद आंसर राइटिंग टू द पॉइंट करना, शेरो शायरी कहीं और। ठीक है, चलो बढ़िया है।